हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ न्यू है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सिर्फ टॉपिक्स करवा रही हूँ, तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं। देख लेते हैं आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मीन्स मैंने अभी तक के जितने भी सेशन लिए हैं, जितने भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, उनसे रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कुछ चेंज हो जाएगा आपके लिए भी। काफ़ी टाइम से हम सिर्फ थियरीज कर रहे हैं, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट वन इज विच टर्म इज ऑफन इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टर्म मोटिवेशन। देखो, अब मैंने मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक करवाया हुआ है। मीन्स जो क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टॉपिक करवा रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। ओके, मीन्स एसेस कर लेते हैं, आपको एग्जामिन कर लेते हैं कि कितना आप लोग को समझ में आया है जो भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं वो सब। ओके, बाइलिंगुअल लैंग्वेज चलेगी, क्वेश्चंस भी दोनों लैंग्वेज में प्रेजेंट होंगे आपके सामने। ओके, फर्स्ट वन है अभिप्रेरणा शब्द के साथ अक्सर किस शब्द का परस्पर प्रयोग होता है। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इमोशन, इंस्पिरेशन, नीड या इंसेंटिव। ओके, भावना, प्रेरणा, आवश्यकता या प्रोत्साहन। इन्होंने ये पूछा है कि जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन वर्ड के साथ कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था तब मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको कि ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में आते हैं। और जो फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो आंसर क्या होगा? नीड, आवश्यकता। मैंने बताया था ना, नीड एंड मोटिवेशन दोनों पैरेलल चलते हैं, बराबर चलते हैं। तो नीड एंड मोटिवेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। ओके, देन द आंसर इज नीड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक भी करवाया हुआ था, बहुत ही डिटेल में करवाया हुआ है। तो बस ये प्रैक्टिस सेट मैंने इसीलिए लगाया है कि देख लेते हैं, एसेस कर लेते हैं, आपको एग्जामिन कर लेते हैं कितना आप लोग को समझ में आया मेरा सिखाया हुआ। ओके, मानव विकास है। क्या है मानव विकास? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक है, इमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंड, या फिर एक निश्चित सीमा तक ही होता है, या बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मीन्स मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक, दोनों हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बोथ, डी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। बताया था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ना जो क्वांटिटेटिव भी होता है एंड क्वालिटेटिव, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। अब डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आ जाता है ना, तो ग्रोथ को भी कर सकते हैं हम। तो जो ग्रोथ का एस्पेक्ट होगा वो भी आ जाएगा डेवलपमेंट के अंदर, इंक्लूडेड है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट बोथ मानी जाती है, क्वांटिटेटिव भी होती है एंड क्वालिटेटिव भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following is a characteristics of Kohlberg's stages of moral development? अब ये भी मैंने करवाया हुआ है, प्याजे की, कोहलबर्ग की, वाइगोत्स्की की, सभी थ्योरीज हमने की हुई हैं। ओके, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ना, वो सभी जो मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं मैंने। ओके, थोड़ा चेंज हो जाएगा, काफ़ी टाइम से हम सिर्फ थ्योरीज ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ चेंज डाल देते हैं, मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों की विशेषता है? विशेषता पूछी है, तो कौन सी होगी देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, चरणों का चर अनुक्रम है। देख लेते हैं सेकंड वन, स्टेजेस आर आइसोलेट्स रिस्पॉन्स एंड नॉट जनरल पैटर्न, मतलब अवस्थाएं प्रतिक्रिया को अलग करती हैं और सामान्य पैटर्न को नहीं।
अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। सभी संस्कृतियों में चरणों के सार्वभौमिक अनुक्रम हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि हर एक कल्चर डिफरेंट, सभी कल्चर्स में जो स्टेजेस का सीक्वेंस है, पैटर्न है, वो सार्वभौमिक है, मीन्स सेम है, यूनिफॉर्म है, सेम पैटर्न है। एंड लास्ट ऑप्शन इज स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर। चरण एक गैर पदानुक्रमित तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, नॉन हायरार्किक मैनर बोला है ना, ये तो है ही नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब चाहे कोई भी सारे कल्चर, चाहे बच्चा इंडिया का हो, फॉरेन कंट्री कहीं का भी हो, उसका जो स्टेजेस का होगा ना, वो सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक सीक्वेंस में चलेगा, सिस्टमैटिक मैनर में चलेगी उनके स्टेजेस, फिर चाहे बच्चा वो कहीं का भी हो। ओके, तो आंसर होगा यूनिवर्सल सीक्वेंसेस। According to Vygotsky, when adult adjusts the support to extend the child's current level of performance, it is called, मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है, देखो ये वाला टॉपिक भी मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ था, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई हुई है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम। वाइगोत्स्की ने तो इसके ऊपर कुछ इतना बताया है, इस जो क्वेश्चन पूछा है वो तो इससे रिलेट करता भी नहीं है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, मचान, या इंटर सब्जेक्टिविटी, अंतर आत्मीयता, क्या हो सकता है? इन्होंने पूछा है एडल्ट एडजस्ट करता है सपोर्ट, ठीक है, सब चाइल्ड को एक एडल्ट से, मीन्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सपोर्ट मिलता है। ओके, जो सपोर्ट मिलता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, वो क्या कहलाता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस, जो करंट लेवल की परफॉर्मेंस है, वो एक्सटेंड हो सके, तो उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। ओके, स्कैफोल्डिंग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य और उद्देश्यों को विकसित करते हैं जो उन्हें जिम्मेदार बनाता है, समाज के उत्पादक सदस्यों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, वो बताना है हमें। ऑप्शन है सोशलाइजेशन मीन्स समाजीकरण, इंक्लूजन समावेश, मेन स्ट्रीमिंग मुख्यधारा, या डिफ्रेंसिएशन भेदभाव। क्या कहा जाएगा, वो प्रोसेस बताना है, वो प्रक्रिया जहाँ पर बच्चे आदतें सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, मूल्य सीखते हैं, कुछ उनके मोटिव्स होते हैं जो डेवलप होते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। तो वो कहाँ होगा, कहाँ से सीखेगा बच्चा, प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, सोसाइटी का सदस्य बन सके, तो वो तो सीखेगा समाजीकरण मीन्स समाज से सीखेगा ना, सोशलाइजेशन से। ओके, तो आंसर होगा सोशलाइजेशन। ये वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should। ओके, पियाजे थियरी भी हमने की हुई है, मॉरल डेवलपमेंट भी किया हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी पियाजे की हमने की हुई है। ओके, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से आरेखन कक्षा में 6 से 8 के एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तार्किक तर्क का उपयोग हतोत्साहित करें। नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, वर्तमान समस्याएं जिनमें तर्क आधारित समाधानों की आवश्यकता होती है। थर्ड वन, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कंसेप्ट, एक अवधारणा को सिखाने के लिए केवल ठोस सामग्री का उपयोग करें। रिली सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर करते हैं। तो देखो
डिस्करेज करना, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। डिस्करेज तो टीचर कभी नहीं करेगा, ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी ग्रेड का बच्चा हो, डिस्करेज तो करना ही नहीं है ना। एंड सेकंड वन, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, मीन्स उनके जो सोल्यूशन है वो तर्क आधारित है, मीन्स उनने रीजन लगाया हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल, सिर्फ कॉन्क्रीट मटेरियल तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 6 to 8 क्लास के ग्रेड के बच्चे हैं ना, तो उनको चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, उनको ऐसा है कि उनकी एज ग्रुप कितनी होगी, 7 to 11 ईयर्स होगी, तो उस एज ग्रुप का बच्चा तो क्या करता है, रीजनिंग उनकी डेवलप हो ही जाती है ना। तो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर, बी, मीन्स रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन होगा उनका। ओके, according to dash, it is important to understand the social processes and influence of the cultural context of children's thinking, मीन्स डैश के अनुसार बच्चों की सोच के सांस्कृतिक संदर्भ की सामाजिक प्रक्रियाओं और प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। ये बात किसने कही है, किसके द्वारा कही गई है, तो देखो फ्रेंड्स, जब मैंने करवाया था ना लाइव वाइगोत्स्की की थ्योरी, तो मैंने बताया था कि उनका जो मेन फोकस है ना वो किस पे है, उनका है सोसाइटी पे, सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है, उनकी थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल, ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम ही सोशियो कल्चरल है। तो क्या आंसर होगा, आंसर होगा सी, लाइव वाइगोत्स्की। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, hypothetic deductive reasoning develops during कौन सी एज में hypothetic deductive reasoning develop हो जाती है बच्चे में, वो बताना है। ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, नहीं, ये तो 0 to 2 ईयर्स होती है, स्टार्टिंग जो बोलते हैं वो है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये भी क्या हो सकती है, इस एज में तो बच्चे की डेवलप नहीं होगी हाइपोथेटिक डिडक्टिंग रीजनिंग। कॉन्क्रीट में भी नहीं होगी, कौन से में होगी, लास्ट वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 11 to 15 ईयर्स का, तो इस एज में बच्चा बिल्कुल बोलते हैं ना हाई लेवल की थिंकिंग, रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक लगाना, रीजनिंग करना, सब कुछ सीख जाता है, सब कुछ डेवलप हो जाता है इस एज में, इस टाइम पीरियड में। ओके, तो आंसर विल बी डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन चरण। ओके, Which one of the following is a factor that affects learning positively? निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो सकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है, सीखने को प्रभावित करता है। ओके, बता दो। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, असफलता का डर तो पॉजिटिवली तो अफेक्ट नहीं करेगा, मीन्स इसके कुछ फायदे तो नहीं होंगे। डर तो हर किसी में होता है, फेल होने का डर है, ठीक है, एग्जाम क्लियर ना होने का डर है, बहुत से डर होते हैं, तो ये तो पॉजिटिवली तो अफेक्ट नहीं करेगा लर्निंग पे। कंपटीशन विद पीयर्स, रेस, इस कंपैरिजन करना कि फलाने के इतने आ रहे हैं तो मेरे को भी उसके साथ रेस लगानी है, मेरे को भी उससे आगे निकलना है। ओके, थर्ड वन, मीनिंगफुल एसोसिएशन, सार्थक सहचार्य, एंड लास्ट वन इज प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से दबाव। अब देखो, बच्चा दबाव से पढ़ तो लेगा लेकिन उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाएगा। प्रेशर अगर आएगा पेरेंट्स से बच्चे पे तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो उसके मेंटल पावर, जो मेंटल होते हैं ना प्रोसेस पे, इन सब पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर जो है वो है मीनिंगफुल एसोसिएशन। मीनिंगफुल एसोसिएशन कैसे, अर्थपूर्ण, जो भी बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठकर, तो क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुल एसोसिएशन हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ओके, जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन भी हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मीनिंगफुल एसोसिएशन कर रहे हैं, मीन्स उनकी बातों में कुछ मीनिंग है, अर्थपूर्ण बातें हैं उनकी, ठीक है, तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट।
ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एक्सेप्ट, लीस्ट, नॉट, ये ऐसे वर्ड्स डाल देते हैं कि बच्चा जब एग्जाम देने जाता है ना, ये नॉट वर्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लीस्ट हो गया, लेस हो गया, ये वर्ड ध्यान से निकल जाता है और आंसर हो जाता है गलत। तो जब भी ये नॉट वर्ड दिखे आपको, तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, मार्क्स कटने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं तो वो गलती हो जाती है। ओके, तो देखो, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछा है। ओके, फर्स्ट वन इज कंटिन्यूटी, निरंतरता, सिक्वेंशियलिटी, अनुक्रमिकता, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, रिवर्सिबल, प्रतिवृत्ति। ओके, अब जब मैंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक करवाया था ना, उसमें प्रिंसिपल्स करवाए हुए थे, तो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल भी है, सिक्वेंशियल भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट सीक्वेंस में चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। ठीक है, मतलब कौन सा नहीं पूछा इन्होंने, तो कौन सा नहीं है, रिवर्सिबल। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट कभी रिवर्सिबल नहीं है ना, मतलब ये तो सीक्वेंस में चलेगा ना, सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा, ये कभी रिवर्सिबल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन, पियाजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज एंड एबिलिटीज एज, पियाजे ने संभावनाओं और क्षमताओं को क्या नाम दिया है, ये बताना है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड वो कहते हैं ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन मिलेगा आपको उस फील्ड में। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सुना है ना कोट आपने, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन मिलेगा आपको। तो एग्जाम भी देने जाओगे ना, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं जानी, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे उस फील्ड में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम बीच में ऐसे ही करते रहेंगे, कभी थ्योरी पोर्शन कर लेंगे तो कभी बीच में प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा मूड भी चेंज हो जाएगा एंड कितना आपने समझा, कितना आपको समझ में आया, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस की, क्योंकि एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस ही आएंगे ना MCQ के फॉर्म में। ओके, चलो फिर देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पियाजे ने संभावनाओं और क्षमताओं को क्या नाम दिया है, क्या बोला है उन्होंने, स्कीमा, अकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म या एसिमिलेशन। ओके, मीन्स जो भी संभावना है, क्षमताएं हैं, वो सब कहाँ स्टोर होती है, कहाँ आती हैं, वो आती है स्कीमा में। ओके, स्कीमा में माइंड में हम किसी भी इंसान को, जैसे कोई न्यू पर्सन को भी हम देखते हैं तो हम देख के हमारे माइंड में उसका पिक्चर फीड कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि ये इंसान है, इसका नाम ये है। ओके, तो क्या है, स्कीमा में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यू इंफॉर्मेशन कुछ भी होगा ना, वो स्कीमा में फिट हो जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, इन विच स्टेज राइट और रॉन्ग इज डिटरमाइंड बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मतलब क्या, कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण में सही गलत का निर्धारण पुरस्कार या सजा से होता है, ये बताना है हमें। कौन सा स्टेज है वो, स्टेज फर्स्ट है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मीन्स आज्ञाकारिता और सजा, अभिविन्यास, या फिर सेकंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी स्टेज थर्ड बताया है, सेकंड ऑप्शन में स्टेज थर्ड बोला इन्होंने कि अच्छे पारस्परिक संबंध, या फिर थर्ड ऑप्शन है स्टेज फोर्थ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना, या लास्ट वन स्टेज फिफ्थ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। किसमें आएगा, कौन सा स्टेज है वो जिसमें राइट और रॉन्ग बताया गया है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा। तो देखो साफ समझ में आ रहा है, जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही बोल दिया है तो स्टेज फर्स्ट ही होगा ना आंसर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। मीन्स पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, ओबीडियंट बन जाते हैं बच्चे, मम्मी मदर पेरेंट्स की बात मानने लग जाते हैं। ओके, क्यों, ताकि पनिशमेंट से बचा जा सके।
तो ये फर्स्ट स्टेज आएगी, आंसर विल बी फर्स्ट ए। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ ओके, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ओके, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ओके, स्कीम्स, माइंड में पहले से एक स्कीम बनी हुई है, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को फिट करना क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रेशन, या उसको कहा जाता है साम्य धारण, एसिमिलेशन, आत्मसात्करण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, या अकोमोडेशन, समायोजन। क्या हो सकता है आंसर? देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं एंड फिर वही है, जो एग्जाम देने जाते हैं बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है बी, एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। कैसे, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। यानी बच्चे ने 4 लेग एनिमल देख लिया, ठीक है, उसने पहले से देखा हुआ होगा ना, डॉग देख लिया होगा 4 लेग एनिमल, वो उसके माइंड में स्कीमा में फिट है, ठीक है, एसिमुलेट किया हुआ है उसने, वो उसका एसिमुलेशन स्टेज है। जैसे कि 4 लेग एनिमल देख लिया और ये बोल रहा है दैट इज अ क्यूट फ्लफी डॉग, ये एसिमुलेशन स्टेज है। ओके, फिर उसको कोई बताता है कि नहीं, ये 4 लेग एनिमल डॉग नहीं है, ये कैट है। ओके, तो वो क्या किया, उसने जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी ना उसको कुछ मॉडिफाई कर दिया। ओके, उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए, तो वो कहलाता है अकोमोडेशन स्टेज। ओके, मीन्स अकोमोडेशन स्टेज में जो एक्चुअल होता है ना वो आ जाता है। मीन्स इसको ये बताया गया कि नहीं, ये क्या है, कैट है। बच्चे ने पहले क्या देखा हुआ था कि 4 लेग का एनिमल है, एक जिसकी एक पूंछ है, टेल है, एंड ये डॉग है। किसी ने उसको बताया होगा, उसने अपने माइंड में फिट कर लिया, एसिमुलेट कर लिया उसने, और फिर जब उसने कैट देखा तो वो उसको डॉग ही समझने लग गया। क्यों? क्योंकि उसके भी 4 लेग है, उसके भी 1 टेल है। वो फिर उसने जो माइंड में इंफॉर्मेशन थी उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, किसी ने उसको बताया कि ये डॉग नहीं है, ये कैट है, तो क्या करना पड़ा उसको, वो जो उसकी इंफॉर्मेशन थी उसको उसने मॉडिफाई कर दिया। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो गया होगा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन का। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखो फ्रेंड्स, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया ना, समझ लिया क्या पूछा है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चरल न्यूट्रल कम्युनिटी डेवलपमेंट, या इनसाइट लर्निंग, कौन सा है? सोशियो कल्चरल थियोरी का बोला है। ओके, सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, कौन सा हो सकता है? वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थियोरी हमने की थी, तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में। ओके, द आंसर विल बी रेसिप्रोकल टीचिंग। अब ये समझ लेते हैं कैसे। देखो, कोई कंसेप्ट है, उसमें क्वेश्चनिंग पुट करते हैं बच्चों से, ठीक है, टीचर कोई कंसेप्ट दे रही है, कोई टॉपिक दे रही है, उसमें से बच्चों को समझा दिया एंड फिर टीचर ने क्वेश्चंस पूछ लिया, क्वेश्चन पुट किए बच्चों से। बच्चे क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे, क्लैरिफिकेशन होगा, और फिर प्रेडिक्टिंग, मीन्स ये प्रोसेस चलता है पूरा रेसिप्रोकल टीचिंग का। ओके, ये पिक्चर के थ्रू आप इजीली समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट वन, according to Piaget theory, which one of the following will not influence one's cognitive development? अब देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन, इसमें नॉट पूछा हुआ है। ओके, अगर क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया ना तो आंसर बहुत ही इजीली आप कैच कर लोगे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा?
ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशल एक्सपीरियंसेस सामाजिक अनुभव, मैच्योरेशन परिपक्वन, एक्टिविटी क्रियाकलाप, या लैंग्वेज भाषा। तो देखो फ्रेंड्स, ये जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने पियाजे का करवाया था उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स, ये सारे माइनर पॉइंट्स जो है सब पॉइंट्स ये मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सोशल एक्सपीरियंस बच्चा करेगा, ओके, सामाजिक अनुभव उसको होगा, मैच्योरेशन परिपक्वता भी आएगी, एक्टिविटी करके ही तो वो सीखेगा। किसके बारे में नहीं, नॉट इन्फ्लुएंस पूछा है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, किसका नहीं पड़ता, लैंग्वेज का। कैसे, पियाजे ने ऐसे बोला है कि थॉट पहले आता है, ओके, थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। तो थॉट का पहले ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, थॉट का होगा, लैंग्वेज का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, लैंग्वेज बच्चा बाद में सीखता है, पहले उसके माइंड में थॉट आती है। ओके, तो आंसर विल बी लैंग्वेज, भाषा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन हमारा। आई होप कि आपको आज का ये पसंद आया होगा सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। एंड कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। एंड आई होप कि आपको आज का ये थोड़ा जो मैंने चेंजेस लाने की कोशिश की हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम से थियोरीज कर रहे थे तो थोड़ा चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। ओके, आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।